सभी को नमस्कार दोस्तों। आपको तो पता होगा पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार न्यूज़ में रहा है और अभी रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 उत्तराखंड असेंबली में भी टेबल किया था, जो कि अभी असेंबली के मेंबर्स के द्वारा पास होकर अभी एक एक्ट बन चुका है। तो आज हम ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके जो भी प्रोविजन है उसको भी आज हम डिटेल में समझेंगे और उसके साथ साथ ये जो हम लोग का यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसकी जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं उसको भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है आप सभी से। आज का जो सेशन है मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोग का उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उसके बाद जो भी प्रोविजंस है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे इनहेरिटेंस के लिए हो, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो, तो उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको भी आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड फोर्थ, यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट है, क्या ये हिंदू मुस्लिम डिबेट तो नहीं, क्या ये नेशनल यूनिटी को हार्म तो नहीं करेगा, क्या ये नेशनल इंटीग्रिटी को कहीं ठेस तो नहीं पहुंचाएगा, तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी मूव टू मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे वो साहबानो केस क्यों ना हो, चाहे वो सायरा बानो केस क्यों ना हो, तो इसको हम इसके जो भी जजमेंट्स है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स है उसको भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देन वी मूव टू यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड इट्स आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। जो भी आर्गूमेंट्स यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, चाहे वो फॉर के लिए हो चाहे वो अगेंस्ट के लिए हो, तो उसको अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी मूव टू वे फॉरवर्ड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो भी वे फॉरवर्ड हो सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको हम समझेंगे। और उसके साथ साथ ये जो वे फॉरवर्ड इसको छोड़ के, मतलब ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, इसको अलावा भी कुछ अदर सॉल्यूशंस हो सकता है क्या जो कि इजीली इम्प्लीमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी इसे ज्वाइन कर लें। तो क्या होगा ना, जब भी सेशन खत्म होगा तो मैं ये जो PDF है ये मैं इस टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करूँगा, तो जिससे आप अगर फर्दर नोट बनाना चाहेंगे तो इजीली बना सकते हैं, या फिर आपको अगर रीड करनी है फर्दर तो आप वो भी कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो मैं अपना जो नोट है मैं यहाँ पे डाल दिया करूँगा, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशंस। तो अबाउट उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024, हम लोग के जो CM है उत्तराखंड के श्री पुष्कर धामी जी, उन्होंने क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल 2024 उत्तराखंड असेंबली में टेबल किया था, जो कि अभी डिस्कशन के बाद फर्दर पास कर दी गई है। तो ये जो बिल है ये मेजर चेंजेस लाने की बात करता है हम लोग की जो है मैरिज के एरिया में, डाइवोर्स के लिए एंड सक्सेशन के लिए। आप सभी को पता होगा जो कि मैरिज की प्रोविजंस चाहे वो हिंदू के लिए हो वो डिफरेंट है, मुस्लिम के लिए अगर मैं बोलूँ तो वो भी डिफरेंट है। ठीक उसी हिसाब से डाइवोर्स के लिए भी सभी के अलग अलग प्रोविजंस रहते हैं, सभी के अलग अलग लॉ रहते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जब भी इस रिलेटेड कोई भी केस आता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में या फिर लोअर कोर्ट में, तो उन्हें जजमेंट देने में बहुत सारी दिक्कत होती है, जिसके हिसाब से जो भी केस रहता है वो सालों सालों तक पेंडिंग चला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो सायरा बानो केस जो कि 2017 में आया था, ट्रिपल तलाक केस भी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी थी उसी ने भी ये बात क्लियरली बताई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना कितना ज़रूरी है और ये कैसे हेल्प करेगा फर्दर जो भी जजमेंट्स है या फिर फर्दर जो इस तरह के कुछ केसेस ऐसे हैं। ये जो हम लोग को उत्तराखंड गवर्नमेंट वो ये बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को टेबल किया था। ये जो बिल उत्तराखंड असेंबली में आने के बाद क्या हुआ ना, एक री-इग्नाइटेड हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक डिबेट। आपको पता होगा ये जो डिबेट ये सालों से चले आ रहा है हम लोग के देश में। अगर क्या ना, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत तरह के रिलीजन्स रहते हैं। अगर मैं मेजर रिलीजन्स की बात करूँ, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन एटसेट्रा, सिख्स ऑल्सो। तो ये जो क्या ना, ये बिल आने के बाद एक डिबेट आया है कि क्या ये नेशनल यूनिटी को हार्म तो नहीं करेगा, ये नेशनल इंटीग्रिटी को ये हार्म तो नहीं करेगा, तो उसको भी आज हम डिटेल में आगे समझेंगे। एंड उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट, एक्चुअली ये बिल अभी पास होकर एक्ट बन चुका है, तो अभी उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो उत्तराखंड अभी फर्स्ट स्टेट बन चुका है आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस की बात करूँ तो गोवा,
1961 में लिबरेट हुआ था फ्रॉम पोर्तुगीज़। और उसके बाद से ही जो भी पोर्तुगीज़ की हम लोग के सिविल कोड है वही फॉलो होते आ रहा है, जो कि सभी रिलीजन के लिए सेम है। तो उसको भी हम गोवा को हम फर्स्ट स्टेट बोल सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट। ये जो बिल है ये प्रपोज करता है कॉमन लॉ कहाँ पे, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए एंड लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए, जो कि ये बिल के लिए एक नया मुद्दा है। देखते हैं मैरिज। अगर मैरिज की बात करें, जैसे मैं अभी कुछ देर पहले ही बता रहा था, अगर हम हिंदू मैरिज के हिसाब से बात करें तो उसकी जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेनेंस है, उसके अगेंस्ट में जो केस फाइलिंग होते हैं, जो भी प्रोविजंस है वो डिफरेंट है। वो सेम मुस्लिम्स के लिए भी डिफरेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी डिफरेंट है, जिससे क्या होता है ना, ये जो केस को बहुत पेचीदा कर देता है, जिसमें जजमेंट में आने में, केस की फाइनल रिजल्ट आने में बहुत देर लगता है। ठीक उसी हिसाब से डाइवोर्स एग्जाम्पल बता रहा था कि सायरा बानो केस, जो कि हम लोग के 2017 में आया था। तो वही सेम ट्रिपल तलाक केस भी हम जिसको बोलते हैं, उसी में भी ये दिक्कत आया था। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी के पिताजी और उसके दादा परदादा की अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन हो या फिर कुछ और हो, बंगला वगैरह कुछ भी हो, तो जब वो अपने एंसेस्टर्स को पास मतलब अपने एंसेस्टर्स से बाद में हम लोग को आता है, तो क्या होता है ना, वो सारे रिलीजन्स के लिए सेम नहीं है। अगर मैं बोलूँ हिंदू के लिए तो इक्वल राइट है, अभी अभी हो गया है, जैसे कि इक्वल राइट्स फॉर बोथ सन्स एंड डॉटर्स। लेकिन वहीं अगर मैं मुस्लिम के लिए बोलूँ तो ये इक्वल नहीं है। ये सन्स तो इनहेरिट कर सकते हैं लेकिन डॉटर्स इनहेरिट नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारी दिक्कत है। तो उसके लिए भी विल प्रपोज करता है कॉमन लॉ। एंड देन लिव इन रिलेशनशिप्स। जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स है उसके बारे में पहले डिस्कशन हुआ, लेकिन इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ, जैसे कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा, उसको भी समझेंगे। जो ये बिल इसको भी एक कॉमन लॉ प्रपोज करता है, जो कि हेल्प करेगा फर्दर जुरिस्डिक्शन के लिए, फर्दर जजमेंट के लिए। तो ये जो बिल है ऑल सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो, ये बिल सारे लोगों के लिए सेम एप्लीकेबल है। तो इसका जो एप्लीकेबिलिटी है, हम तो डिस्कशन किया अभी, मैरिज के लिए, डाइवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, एडॉप्शन के लिए। एडॉप्शन मतलब अगर किसी चाइल्ड को गोद लेना, तो इसके लिए सेम है। लेकिन ये जो बिल है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये जो बिल है इनके जुरिस्डिक्शंस की केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस लॉ। तो ये हम लोग के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ये लोग का डिफरेंट सेट्स ऑफ लॉज हैं इनके लिए, जो कि इंडिया को डाइवर्सिटी और बनाने में और डाइवर्स बनाने में भी मदद करते हैं। तो गवर्नमेंट का डिसीजन ये है कि ये जो भी लॉ है वो इनकी केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस लॉ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसमें डिस्टर्ब नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैरिज के लिए क्या प्रोविजन है। द फर्स्ट वन इज द फिक्स्ड एज होना चाहिए। फिक्स्ड एज क्या होना चाहिए, जो कि अगर हम हिंदू कोड बिल के हिसाब से देखें तो 21 ईयर्स फॉर द बॉयज़ एंड 18 ईयर्स फॉर द गर्ल्स। लेकिन अगर हम कुछ दूसरे धर्म के हिसाब से देखें तो ये लॉ शायद उसमें काम नहीं करता है। तो इससे क्या होता है ना, जब भी कोई बाल्य विवाह या चाइल्ड मैरिज के केसेस आते हैं तो बहुत, मैं बोलूँ तो केस बहुत पेचीदा होता है और जजमेंट देने में भी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस फेस करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से ये जो बिल क्या करता है ना, फिक्स्ड एज सेट करता है फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड देन प्रोहिबिट्स पॉलीगेमी। नेदर पार्टी कैन हैव ए लिविंग स्पाउस एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। मैं इसमें एक केस ऐड करना चाहूँगा कि 1952 की ये बात है। 1952 बॉम्बे वर्सेस नारासू अप्पा। ये जो केस है, क्या होना, उसमें एक केस आया था, ये जो जिसमें एक पिटिशन फाइल हुआ था कि जो नारासू अप्पा है, ये जो मतलब ये क्या करते हैं ना, पॉलीगैमी करते हैं। लेकिन केस ये था कि इनके जो फर्स्ट वाइफ थे उनसे इनको कोई सन्स या कोई औलाद नहीं थे। तो ये क्या कि ना सेकंड मैरिज कर लिए। तो ये जो केस सुप्रीम कोर्ट आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम जो भी प्रीवियस प्रोविजन से जो भी थे उसको खारिज करते हुए नारासू अप्पा को मतलब पनिश किया था। और ये भी बोला था कि पॉलीगेमी प्रोहिबिट करना चाहिए। उसी टाइम भी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी सामने आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था। तो देन वी मूव टू कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। तो रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉज और कस्टम्स, चाहे आप मुस्लिम्स लॉ फॉलो करते हो, चाहे आप हिंदू लॉ फॉलो करते हो, चाहे आप क्रिश्चियंस या फिर पारसी लॉ क्यों ना फॉलो करते हो, आपको अगर मैरिज आप करते हो तो आपको रजिस्टर करना मैंडेटरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये एक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इस बिल में प्रपोज किया गया है, जो कि अभी एक्ट भी बन चुका है।
तो देन कुछ हम प्रोविजंस देखते हैं रिलेटेड टू डाइवोर्स। अगर मैं डाइवोर्स की बात करूं तो एनॉल ऑफ वॉइडेबल मैरिजेस, किस ग्राउंड में मैरिज जो है वॉइडेबल या फिर नॉलिफाइड करा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज द ग्राउंड्स लाइक नॉन कंजर्वेशन। नॉन कंजर्वेशन का मीनिंग है एक ऐसी रिलेशनशिप्स जिसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप्स ना हो, तो उसी केस में अगर आप चाहें तो उस टाइम में डाइवोर्स हो सकता है। एंड देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ मैरिज कंडीशंस, अगर कुछ गलत मैं कहूँ तो अगर कुछ गलत तरीके से अगर मैरिज किया गया हो तो उस तरीके में भी उसी मैरिज में भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और डाइवोर्स ले सकते हैं। एंड देन अगर जो भी मैरिज है वो फोर्सफुल हो, कोहर्जन के हिसाब से हो, ऑब्टेनिंग कंसेंट मतलब हाँ बुलवाने के लिए या फिर मैरिज करवाने के लिए कुछ अगर गलत प्रक्रिया यूज़ किया गया हो, फोर्सफुली किया गया हो, तो उसी केस में भी हम लोग मैरिज को नलिफाई कर सकते हैं। एंड देन प्रेगनेंसी बाय समवन अदर देन द स्पाउस, अगर स्पाउस के दूसरे स्पाउस के अलावा अगर किसी और से अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्टेड हो, अगर प्रेगनेंसी हो, तो उसी केस में भी हम उस मैरिज को नलिफाई या फिर वॉइडेबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविजंस है ये डाइवोर्स के लिए है। और इसके लिए कुछ पनिशमेंट भी है। अगर जैसे कहूँ मैं हलाला, इद्दत या ट्रिपल तलाक तो सभी को पता होगा। इद्दत का मीनिंग ये है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड, अगर जो विडो है वो अनमेरिड रहता है तो उसको इद्दत बोलते हैं। तो इसका एक्चुअल मीनिंग तो मेरे को नहीं पता, आप लोग थोड़ा चेक कर लेंगे। तो अगर ये जो प्रैक्टिसेस है हलाला, इद्दत, ट्रिपल तलाक, ये जो प्रैक्टिसेस गवर्निंग मैरिजेस, जो कि मैरिज को गवर्न करते हैं, डाइवोर्स अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ गवर्न करते हैं, इसको पनिशेबल ऑफेंस ठहराया गया है। और अगर ये जो प्रोविजंस है ये ब्रीच होता है तो क्या होगा ना, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 3 साल के लिए, और उसके साथ साथ 1 लाख का फाइन भी पड़ सकता है, और बोथ भी हो सकता है, यानी आपको 1 लाख भी देना पड़ेगा और 3 साल जेल भी जाना पड़ेगा। तो अदर सिग्निफिकेंट पॉइंट, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, इट रेगुलेट्स टाइम फ्रेम फॉर फिलिंग डाइवोर्स पिटिशंस। आपको पता होगा अगर जिस टाइम पे डाइवोर्स पिटिशंस फिल होता है तो ये बहुत टाइम भी ले लेता है, तो मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो अभी ये क्या कहना है, ये जो टाइम फ्रेम जो भी है उसको रेगुलेट किया है कि इसी टाइम बाउंड में ही जो भी डाइवोर्स पिटिशन है वो फाइल होंगे। एंड देन प्रोहिबिट्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिजेस एक्सेप्ट एज पर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोड़ के, जैसे कि अभी हमने डाइवोर्स के कुछ प्रोविजंस देखे, अगर उसको छोड़ के, मतलब जो भी प्रोविजंस यूनिफॉर्म सिविल कोड में है उसको छोड़ के अगर कुछ यूज़ होता है, कुछ अदर प्रैक्टिसेस यूज़ में आता है, तो उस केस में क्या होगा ना, प्रोहिबिट्स डिसोल्यूशन, मैरिज डाइल्यूट मीन्स मैरिज जो भी है वो डिसोल्यूट नहीं होगा। एंड देन ग्रांट्स राइट टू मैरी आफ्टर डाइवोर्स और नलिटी। अगर मैरिज जो भी है अगर वो नलिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया है या फिर डाइवोर्स डिक्लेयर हो गया है, तो आप राइट टू रीमेरी, आप रीमेरी अगर चाहे वो मैन हो चाहे वो वीमेन हो, अगर वो चाहे तो रीमेरी भी कर सकते हैं। एंड देन अपहोल्ड द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस। ये एक जो भी है एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। क्या है ना, इससे पहले जो भी होता था तो जो भी डिस्कशंस आए हैं ये जो इस पॉइंट को कवर नहीं किया है। तो क्या होता है ना, कुछ मैरिजेस ऐसे होते हैं जो कि कहीं पे रजिस्टर नहीं होते हैं उसमें, और मैं कहूँ तो लिविंग रिलेशनशिप्स में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस केस में भी क्या होता है ना, उसका जो लेजिटिमेसी है ये एक बहुत चैलेंजिंग पार्ट था। तो ये जो बिल है इसको भी कवर करता है। तो ये क्या बोलता है ना, जो भी लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, अगर कोई मैरिज वॉइड हो या फिर वॉइडेबल हो तो उसी केस में भी क्या होगा ना, उसकी जो लेजिटिमेसी है वो ग्रांट कर दी जाएगी। वन मोर थिंग जो कि पहले नहीं था, अभी कवर कर दिया गया इस बिल में, कि राइट ऑन प्रॉपर्टी इक्वल प्रॉपर्टी शेयर रहेगा फॉर सन्स एंड डॉटर्स अक्रॉस ऑल क्लासेस। चाहे आप हिंदू के क्यों ना हो, चाहे आप मुस्लिम के क्यों ना हो, चाहे आप क्रिश्चियन के क्यों ना हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपका ये हक रहता है। चाहे आप डॉटर या सन्स किसी के लिए भी हो, इक्वल प्रॉपर्टी शेयर खुद का रहेगा। एंड हम बाद में देखते हैं कि कुछ प्रोविजंस द बिल ऑन लिविंग रिलेशनशिप्स के लिए भी कुछ प्रोविजंस है, उसको भी हम थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट वन इज द मैंडेटरी रजिस्ट्रेशंस। ये जो भी लिविंग रिलेशनशिप की केसेस हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी लिविंग रिलेशनशिप विद इन द स्टेट्स जुरिस्डिक्शन, स्टेट के जुरिस्डिक्शंस में अगर वो आता है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द मैन एंड वुमेन आर रेसिडेंट्स ऑफ उत्तराखंड और नॉट। इसका मतलब ये है कि स्टेट के जुरिस्डिक्शन में जो भी केसेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लड़का या फिर लड़की आउट ऑफ उत्तराखंड स्टेट के बाहर से है और लड़का उत्तराखंड से है,
तो उसी केस में भी अगर वो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं तो वो लोग भी, उनको भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अगर दोनों ही बाहर के क्यों ना हो। लेकिन अगर वो उत्तराखंड में मतलब रेसिडेंस के हिसाब से रह रहे हैं तो उनको भी अपना ये जो लिविंग रिलेशनशिप है उसको भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड द रजिस्ट्रेशन इज सोनली फॉर रिकॉर्ड पर्पज, इसका कोई अदर मतलब कुछ ऐसा नहीं है, इसका एक ही पर्पज है कि इसको रिकॉर्ड करके रखना। अगर फर्दर कोई इश्यूज आता है, फर्दर कोई ऐसा सिचुएशन आता है तो ये मतलब गवर्नमेंट को हेल्प करेगा। एंड देन अगर ये जो लिविंग रिलेशनशिप है अगर ये टर्मिनेट होता है, पार्टनर्स कैन टर्मिनेट द लिविंग रिलेशनशिप बाय सबमिटिंग ए स्टेटमेंट। अगर ये लिविंग रिलेशनशिप फर्दर टर्मिनेट होता है तो आपको क्या करना होगा ना, आपको एक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा गवर्नमेंट को कि हाँ कि जो भी रिलेशनशिप पहले चल रहा था अभी टर्मिनेट हो चुका है, तो इसके लिए भी एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एंड इसके लिए कुछ राइट्स भी है, जैसे कि अगर वुमेन डिजर्टेड बाय देयर लिविंग पार्टनर्स कैन क्लेम मेंटेनेंस थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर एक कपल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उस केस में क्या होता है ना, कुछ प्रॉब्लम के कारण वुमेन को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, कुछ अदर्स प्रॉब्लम भी रहते हैं, तो उस केस में जो भी वुमेन पार्टनर है वो क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस थ्रू द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट जाकर वो वही मतलब उसके अगेंस्ट क्लेम भी, मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकती है। एंड देन एक बात, चिल्ड्रंस बॉर्न आउट ऑफ सच रिलेशनशिप, इसको मैंने पहले भी कवर किया है कि जो भी चिल्ड्रन इसमें बॉर्न होंगे उनको लेजिटिमेट करार दिया जाएगा। ये रही यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल के बारे में। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो हम लोग का इस यूनिफॉर्म सिविल कोड ये क्या है देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड एसेंशियली मीन्स एक ऐसा लॉ एक ऐसा कॉमन सेट्स ऑफ लॉ जो कि गवर्न करता है पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, सक्सेशंस फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। इट मीन्स एक ऐसा कॉमन सेट ऑफ लॉ हो जो कि सारे पर्सनल लॉस इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, चाहे मैं बोलूँ तो अगर वो हिंदू के लिए क्यों ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन के लिए क्यों ना हो, चाहे वो मुस्लिम के लिए क्यों ना हो, या फिर सिख्स के लिए क्यों ना हो, तो ये जो भी जितने भी रिलीजन्स हमारी कंट्री में हैं तो उनके लिए ऐसा कॉमन सेट ऑफ लॉ लाना जो सारे प्रोविजंस, पर्सनल लॉज के प्रोविजन, जैसे कि मैरिजेस के लिए अगर मैं बोलूँ, डाइवर्स के लिए, एडॉप्शन के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, सक्सेशन के लिए, सारे के लिए एक कॉमन लॉ हो, जिससे क्या होगा ना, जो भी केसेस रिलेटेड आते हैं, जो भी इश्यूज रिलेटेड आते हैं, उनको ईजिली सॉल्व करने में हमारे जो भी कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट्स हो या फिर हाई कोर्ट हो, उनको हेल्प मिलेगा। तो ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब यही है। द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन और यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ। ये क्या होता है ना, हम लोग का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आर्टिकल 44 में जो कि डीपीएसपी अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, उसी में ये जो प्रोविज़न है उसको रख दिया गया है। तो ये क्या कहता है ना, तो पहले इसे हम इसे समझते हैं कि द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब जो भी स्टेट है उसका ये जिम्मेदारी है कि वो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा। ये डीपीएसपी में बोला गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के हम लोग के जो फोर फादर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, तो उन्होंने इसको डीपीएसपी में रखा था। तो एक मुद्दा यहीं पे ये आता है कि इन्होंने, आप सभी को पता होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आज के डेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बन चुका है। तो ये जो हम लोग के फोर फादर्स थे, कॉन्स्टिट्यूशंस के फोर फादर्स थे, तो इन्होंने क्यों इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा। द थिंग इज़ दैट उस टाइम पे क्या हुआ ना, जब आपको सभी को पता होगा कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो तब देश के पास इतने रिसोर्स नहीं रहते थे कि ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये इसको सारे टेरिटोरी में गवर्न कर सकते हैं, मतलब सारे टेरिटोरी में अप्लाई कर सकें। तो उसके पीछे कुछ एक तो था रिसोर्स का एक इशूज़ था। सेकंड कि पाकिस्तान रिसेंटली ही इंडिया से सेपरेट हुआ था, तो जो भी हिंदू मुस्लिम का डिबेट उस टाइम पे था वो एक अलग ही लेवल पे था, वो एक रीज़न है। और सेकंड वन इज़ द हम लोग के पास इतने मतलब मैन पावर भी नहीं थे कि हम लोग इसको इजीली इम्प्लीमेंट उस टाइम। इस रीज़न के लिए क्या हुआ ना, इसको जो भी फोर फादर्स थे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने क्या किया ना, इसको डीपीएस में रखा। और उनका विज़न ये था कि आगे जाके जब देश एक सही सिचुएशन पे आ जाए, एक सही पोजीशन पे आ जाए, तो क्या करेगा देश आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट करेगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। आगे जाके हो सकता है, जैसे कि अभी उत्तराखंड ने कर दिया है, तो आगे जाके ये हो सकता है। तो
देन हम लोग देखेंगे कि जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट है, जैसे मैंने पहले बताया क्या ये हिंदू मुस्लिम डिबेट तो नहीं, क्या ये नेशनल यूनिटी को हार्म तो नहीं करेगा, तो उसके बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। तो डिबेट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड डेट बैक टू द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। ये क्या था ना, हम लोग की कॉलोनियल जब से इंग्लिश मैन्स हमारे देश में आए हैं तभी से है। अगर मैं बोलूँ तो आपको पता होगा पहले क्या होता था ना, हम लोग के जो रिलीजन है वो सेपरेटली गवर्न होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर ये हम लोग का देश है, अगर इसमें कुछ हिंदू कम्युनिटी है, कुछ अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये क्या होता है ना, हिंदू के जो भी लॉ बनाते थे वो ब्राह्मण बनाते थे, ब्राह्मण, और मुस्लिम के जो भी लॉ बनाते थे वो कादरी या फिर काजी जिसे बोलते हैं वो बनाते थे। तो उसके हिसाब से और फर्दर इसी लॉ को इम्प्लीमेंट करते थे किंग, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे नवाब। तो ये जो लॉ इसी हिसाब से गवर्न होता था। जब हम लोग की ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया ना, एक कॉमन सेट ऑफ लॉ सारे देश में लाने की एक बात छिड़ी। तो उन्होंने क्या किया ना, जो भी ब्राह्मण्स थे या फिर जो भी कादरीस थे, उन्हें जगह बुला के एक डिस्कशन किया कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो तभी उनको बात में समझ में आई कि ये जो लॉ है ये बहुत मतलब कोडिफिकेशन यहाँ पे भी लिखा है, देखिए कि कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ इतना ईजी नहीं है, इसमें यूनिफॉर्मिटी लाना इतना ईजी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। तो उन्होंने क्या कहा ना, ए पर्सनल लॉस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम शुड बी केप्ट आउटसाइड सच कोडिफिकेशंस। इसको इन्होंने मतलब जो भी उनके लॉ थे उनको सेपरेट रखने की उन्होंने बात की। जो हम लोग के लैक्स लॉ की रिपोर्ट ऑफ अक्टूबर 1840 आई थी। उसके बाद सम हिंदू लॉज बिफोर इंडिपेंडेंस, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आज कि कुछ लॉ, जैसे कि मैं बोलूँ तो हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में आई थी, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट 1929 में आई थी, हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 में आई थी, और कुछ अगर मैं मुस्लिम लॉ जो कि प्री इंडिपेंडेंस में एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन शरिया लॉ भी जिसको बोलते थे 1937 की, और एंड देन डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में ये लॉ आई थी। तो ये सब प्री इंडिपेंडेंस रहते थे। तो अगर मैं बोलूँ अभी पोस्ट कॉलोनियल इरा, तो ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी जब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का लिखा जा रहा था, तो कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे कि अगर मैं जवाहरलाल नेहरू हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, तो उन्होंने क्या किया ना, पोस्ट फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। बट मैंने जैसे कि बताया कि कुछ सिचुएशंस के कारण, एक तो रिसोर्स उतनी नहीं थी, सेकंड मैन पावर की कुछ कमी थी, और रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था। तो जो हिंदू मुस्लिम का डिबेट था वो बहुत ही ज़्यादा भड़का हुआ था अगर मैं बोलूँ तो जो भी फोर फादर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ये मैटर्स है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको हम क्या करते हैं ना, इसको हम लोग पेश करते हैं डीपीएसपी के अंडर, और बाद में इसको जब स्टेट एक सही स्थिति में आ जाएगा तो इसको ये इम्प्लीमेंट सारे देश में करवाएगा। तो उन्होंने क्या किया ना, इसको डीपीएसपी में रखने की सोची उस टाइम, ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द मासेस ड्यूरिंग द टाइम। हाँ, और एक मुद्दा ये भी था कि उस टाइम पे इसको लेके ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी। और अगर मैं बोलूँ पोस्ट कॉलोनियल इरा के बाद भी कुछ बिल आए थे, जैसे कि हिंद कोड बिल जो कि अराउंड 1952 में आया था। तो इसका एक मैं बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। जब ये हिंदू कोड बिल आया था तो क्या हुआ था ना, उस टाइम पे जो भी इलेक्शंस हुआ था 1951 में, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था कि अगर हम लोग इलेक्शंस जीत किए तो हम हिंदू कोड बिल को लाएंगे या फिर ऐसा कोडिफिकेशन ऑफ बिल लाएंगे जो कि हिंदू रिलीजन के लिए सेपरेट हो। तो उस टाइम पे क्या हुआ, कांग्रेस ने इलेक्शन जीत लिया और उसके बाद इन्होंने हिंदू कोड बिल को मतलब एज ए एक्सेंट मान के इन्होंने हिंदू कोड बिल को पास कर दिया। ठीक, जैसे सक्सेशन एक्ट 1956 में आई थी, हिंदू मैरिज एक्ट भी बाद में आया था, एंड एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट भी पोस्ट कॉलोनियल एरा में ही हम लोग के आया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो शाहबानो केस जो कि हम लोग के 1985 में आया था। तो क्या हुआ ना, एक 73 ईयर ओल्ड लेडी थी जिनका नाम था शाहबानो। उनको उनके पति ने ट्रिपल तलाक, जो कि अभी तो मतलब प्रोहिबिट कर दिया, मुस्लिम की जो भी डाइवोर्स है वो इसी तरह से होती थी। तो उन्होंने क्या किया ना, डाइवोर्स तो दे दिया लेकिन जो भी मेंटेनेंस है उसको डिनाई कर दिया। तो फर्दर क्या करना, जो भी शाहबानो ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट में इसको अप्रोच किया था, अपील किया था, तो इनके फेवर में जजमेंट आया था। तो उसके बाद क्या करना, इनके जो हस्बैंड है उसको अपीलिंग कर दी सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि जो भी मतलब डिमांड है, जो भी मेंटेनेंस है वो मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट है।
तो उसको फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने साहबानों के फेवर में जजमेंट दिया था 1985 को, ये बोलते हुए कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स एंड चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, इसके लिए इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इसके लिए एक प्रोविजंस इन्होंने दोहराया था जो कि है सेक्शन 125 ऑफ ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड विच अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स। ये सुप्रीम कोर्ट का कितना बड़ा जजमेंट था, जो कि फर्दर क्या हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि इट रिकमेंडेड दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड बी सेट ऑफ, इसको भी रिकमेंडेशन मिला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या किया ना, इस लॉ को नॉलिफाई करते हुए एक एक्ट लाया जो कि है द मुस्लिम वुमेन्स एक्ट 1986, जिसमें ये बताया गया कि मुस्लिम वुमेन ये जो मेंटेनेंस क्लेम है ये नहीं कर सकती। देन वी मूव टू सम इम्पोर्टेंट केसेस। मैं इतना डिटेल में तो नहीं कवर कर रहा हूँ, आप अगर चाहें तो इसको डिटेल में जान सकते हैं कि एक केस है डैनियल लतीफ़ी केस, देन सरला मुदगल केस, जॉन बैलामटम केस, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस नारायणस्वामी, जिसको मैंने पहले कवर किया है, एंड देन शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 2017 में आई थी, ट्रिपल तलाक की। इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो केस रिलेटेड टू शायरा बानो के जो हस्बैंड है, इन्होंने इनको ट्रिपल तलाक जो भी मुस्लिम लॉ में चले आता था पहले, ये बोल के इनको मतलब डाइवोर्स दिया था, जिसको बाद में शायरा बानो ने चैलेंज किया था कोर्ट में। तो उस टाइम पे जो भी सुप्रीम कोर्ट के एक 5 जजेस कमेटी बैठी थी, उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि इसको तो एक बात पहले कि ट्रिपल तलाक को रद्द कर दिया था, एंड देन उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेटअप करने के लिए भी रिकमेंडेशंस दिया। तो उन्होंने भी इसके फेवर में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में भी अपना जजमेंट दिया था। देन अगर मैं बोलूँ 22 लॉ कमीशंस, जिसके जस्टिस थे ऋतुराज अवस्थी, उन्होंने भी एक सर्वे किया था जो कि जिसकी रिपोर्ट शायद ये हम लोग के जून-जुलाई 2023 में आई थी। तो उन्होंने भी क्या किया था ना, एक सर्वे कंडक्ट कराया था ऑल ओवर इंडिया में, और जिससे ये पता चल के आया था कि हाँ, कि अभी टाइम आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये भी रिकमेंडेशन से 22nd लॉ कमीशन के द्वारा आया था। लेकिन अगर मैं प्रीवियस लॉ कमीशन की बात करूँ, 21st लॉ कमीशन, जिसके चीफ थे बलबीर सिंह चौहान, उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे अगर हम हिंदू लॉ को देखें तो हिंदू लोग को क्या माना जाता है, मैरिज एक सैक्रेमेंट, हिंदू लॉ के हिसाब से मैरिज एक सैक्रेमेंट है। क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से डाइवोर्स एक स्टिग्माटाइज्ड है। और ठीक उसी हिसाब से अगर हम देखें मुस्लिम लॉ के हिसाब से तो मैरिज क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और पारसी लॉ के हिसाब से देखें तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक वाइटल रिचुअल है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी हिसाब से क्या था ना, ऐसा मतलब 21st लॉ कमीशन जो भी थे हम लोग के बलबीर सिंह चौहान, तो उन्होंने ये दोहराया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नेसेसरी नहीं है, लेकिन इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं ना, जो भी हम लोग के पर्सनल लॉज है, चाहे वो हिंदू लॉ हो, चाहे वो मुस्लिम्स के लिए जो भी लॉ उनके पर्सनल लॉ हो, क्रिश्चियंस लॉ हो, तो उनको हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ चेंजेस ला सकते हैं आज के डेट के हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि क्या करेगा ना, फर्दर इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा और जो भी कम्युनिटी है उनको भी मतलब हेल्प करेगा अच्छे से गवर्न के लिए और जो भी जजेस हैं, जो भी कोर्ट है, उनको भी हेल्प करेगा इमीडिएट केस को सॉल्व करने में और जजमेंट देने में। एंड देन मूव टू कुछ आर्गुमेंट्स जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉर्म में जाते हैं। द फर्स्ट वन इज द इट विल इंटीग्रेट इंडिया। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर पास होता है तो ये क्या करेगा ना, इंटीग्रिटी लाएगा। इंटीग्रिटी कैसे लाएगा कि देखिए, अगर हम अभी जस्ट कुछ मिनट पहले डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो मतलब मैरिज के लिए हो, डाइवोर्स के लिए हो या फिर इनहेरिटेंस के लिए हो, सारे रिलीजन्स के लिए अलग अलग है। अगर हम इस लॉज को एक कर देते हैं तो क्या होगा ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा या फिर हाई कोर्ट की तरफ के डिसीजन आएगा कि अगर कोई ऐसा केसेस अगर सामने आता है तो भी सारे लोगों के लिए प्रोविजन, सारे लोगों के लिए लॉ एक ही होगा। तो ये क्या रहेगा ना, एक इंटीग्रेशन कंट्री में लाएगा। और उसके हिसाब से अगर मैं एक एग्जांपल दे के बोलूँ तो अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जो भी क्राइम्स करें, जो भी क्राइम्स है इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे वो एक हिंदू ने अगर किसी की मर्डर किया हो, चाहे वो एक मुस्लिम ने किसी की मर्डर किया हो, चाहे वो क्रिश्चियन ने किसी की मर्डर किया हो, तो उन सारे लोगों के लिए क्या होता है ना, जो सीआरपीसी की जो भी प्रोविजंस है वो सेम है। ठीक उसी हिसाब से अगर मैं बोलूँ जो भी हम लोग का इंडियन पेनल कोड में जो भी प्रोविजंस है वो भी सारे रिलीजन्स के लिए सेम है, एक्सेप्ट
ये जो पर्सनल लॉज को छोड़ के। तो अगर पर्सनल लॉज भी एक हो जाते हैं, अगर इसमें भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाता है, तो ये हम लोग के इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए हेल्प करेगा। एंड सेकेंड, इट विल रिड्यूसिंग वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप सभी को पता होगा कि जो भी हम लोग की पॉलिटिशियंस है, ये जो रिलीजन्स को लेके, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को लेके, इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स होता है, जिसको हम वोट बैंक पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। तो ये आगे जाके कम हो जाएगा अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाते हैं। देन पर्सनल लॉज में भी कुछ लूपहोल्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कशन किया था कि मुस्लिम वुमेन्स मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, मुस्लिम वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं मिल सकता उनके इनहेरिटेंस में। तो ये सारे लूपहोल्स हैं जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा करेक्ट किया जा सकता है। एंड देन इट विल गिव मोर राइट्स टू वुमेन एंड प्रोवाइड जेंडर इक्वालिटी, प्रमोट्स रियल सेकुलरिज्म। ये एक रियल सेकुलरिज्म भी प्रमोट करेगा। ये बात से तो हर कोई एग्री करेगा कि द फर्स्ट थिंग, ये जो वुमेन है इनको मोर राइट प्रोवाइड करेगा और ये जेंडर इक्वालिटी भी लाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि मेंटेनेंस क्लेम में जो भी दिक्कत है, या फिर डाइवोर्स में भी जो दिक्कत है, या फिर दूसरे जो भी चीज़ें हैं, तो ये सबको इम्प्रूव करेगा, जेंडर इक्वालिटी को भी बढ़ावा देगा। एंड देन कोडिफिकेशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ द वेरीजेटेड पर्सनल लॉज विल प्रोड्यूस ए मोर कोहेरेंट लीगल सिस्टम। जैसे कि मैं डिस्कशन पहले भी करता आ रहा हूँ कि अगर ये जो लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं, अगर ये कोडिफाई हो जाता है, इसका यूनिफिकेशन हो जाता है, तो ये क्या करेगा ना, स्ट्रॉन्ग जुडिशियरी सिस्टम सेट करेगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि सारे जो भी लॉज है पर्सनल लॉज के रिलेटेड, अगर ये सेम हो जाता है तो क्या होगा ना, एक ऐसा लीगल सिस्टम सेट होगा कि जो भी दिक्कत आता है रिलेटेड टू दिस पर्सनल लॉस, ये इजीली सॉल्व हो सकती है। इसके अगेंस्ट जो भी जुरिस्डिक्शन है वो इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल भी सेट करेगा फर्दर। एंड दिस विल ऑल्सो रिड्यूस द एग्जिस्टिंग कन्फ्यूजन एंड एनाबल ईजियर मोर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉस बाय द जुडिशियरी। ये कन्फ्यूजन भी दूर करेगा और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉस को बाय द जुडिशियरी भी सेट करेगा। एंड कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स जो कि अगेंस्ट में जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के। द फर्स्ट वन इज द मैनर ऑफ इंट्रोडक्शन। कोई भी लॉ चाहे आप बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर दें, कि उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस कर दें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भी 2019 में आया था, तो उसको किस तरह से जो भी अभी की रूलिंग पार्टियाँ उन्होंने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया था, आप सभी को पता है। उस टाइम पे जैसे भी हम लोग के दंगा वगैरह जो भी थे, तो वो एक बड़ा कैओस सिचुएशन बन गया था। तो उसी हिसाब से अगर अभी का जो भी बिल आता है, जो अभी का जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, उसको आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको किस तरह से आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक चैलेंजिंग टास्क है आज के डेट में। एंड देन टीडियस एंड टॉप टास्क टू अकॉम्प्लिश। अगर मैं बोलूँ ये जो जॉब है ईजी नहीं है, इसको मतलब बहुत टाइम लग सकता है। ये एक हेवी, अगर मैं बोलूँ तो एक टीडियस जॉब भी है, टॉफ जॉब भी है, क्योंकि 140 मोर देन 140 करोड़ लोगों को मतलब सेम एक लॉ में बांधना, उनके सारे पर्सनल लॉ को कोडिफाई करना, ये एक इजी टास्क नहीं है। इसमें तो चैलेंज ऑब्वियसली रहेगा। एंड देन इसमें इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट्स ज़्यादा है। अगर मैं बोलूँ पर्सनल मैटर्स में, चाहे वो हिंदू लॉ के हिसाब से बोलिए कि क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से बोले, तो इसमें स्टेट्स का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। इसको भी हम लोग को टैकल करना पड़ेगा। एंड देन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट पर्सनल लॉज। सारे लॉ डिफरेंट है, हिंदू के लिए हिंदू कोड बिल, मुस्लिम के लिए मुस्लिम रिलीजियस शरिया लॉ, तो डिफरेंट है। तो इसको मतलब एक कॉमन लॉ बनाना भी थोड़ा इजी टास्क है। इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टॉप टास्क। And some sections in minority claims it is a way of imposing majority views on them। कुछ ऐसे भी कम्युनिटी हैं जो माइनॉरिटी के हिसाब से हमारे देश में जाने जाते हैं, तो इनका कहना ये भी है कि ये क्या है ना, एक मेजोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। तो एक्चुअल में ये मतलब नहीं हो रहा है, लेकिन उनका कहना है कि हाँ, ये मेजोरिटी का एक फोर्सफुली ये लॉ लाया जा रहा है। तो ये भी एक चैलेंज है। एंड देन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी के कारण प्रैक्टिकल जो भी हम लोग के डिफ़िकल्टीज़ है वो भी बढ़ जाते हैं। तो इसको किस तरह से मतलब लाना चाहिए? द फर्स्ट वन इज़ द कोलैबोरेटिव अप्रोच। कोलैबोरेटिव अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जो भी सारे धर्म के जो भी बहुत स्कॉलर्स हैं, जो भी ज्ञानी हैं, धर्मगुरु हैं, उनको बुला के एक
मतलब डिस्कशन, प्रॉपर तरीके से एक डिस्कशन होना चाहिए, जिसको हम कोलाबोरेटिव अप्रोच भी कह सकते हैं, कि ये जो बिल है इसके लाने से कौन कौन से दिक्कत हो सकते हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कौन से चेंजेस होने चाहिए। तो इसको एक अच्छी तरह से मतलब डिस्कशन करके कोलाबोरेटिव अप्रोच है, हम इसको इम्प्लीमेंट या फिर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड देन ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच, हम सभी को साथ में आना पड़ेगा, साथ में एक से कंधा मिला के हमको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, हम इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। देन ओनली इट विल बी पॉसिबल इन आवर कंट्री टू इम्प्लीमेंट सच लॉज। एंड जेंडर सेंसिटिव अप्रोच भी हमको लाना पड़ेगा, हमको मास अवेयरनेस भी करना पड़ेगा, पैन इंडिया अप्रोच जिसे कहते हैं। सारे देश में अगर हम इसको लाना है, इसको हम लोग को अवेयरनेस भी फैलाना पड़ेगा, इसको ठीक तरह से ठीक जगह पे इसको मासेस को बताना पड़ेगा कि इस लॉ को हम कैसे लाना चाहते हैं, इसका कौन से फ़ायदा है, इसके कौन से प्रूव्स हैं, कौन से इसको भी हमको डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा मास जो भी ऑडियंस है, जो भी हम लोग के सिटीजन्स हैं उनके साथ। एंड अगर मैं कहूँ तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एन इमोटिव इशू टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज, इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बताया, पॉलिटिकल या फिर इंटेलेक्चुअल लीडर्स जो भी हैं शुड ट्राई टू इवॉल्व ए कॉन्सेंसस, मतलब उनको बुला के बैठा के हमको डिस्कशन करना पड़ेगा इस लॉ को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका कौन से चेंजेस हो सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज नॉट ऑफ माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात ही नहीं है, और इवन ऑफ नेशनल यूनिटी, इट इज सिंपली ऑफ वन ट्रीटिंग ईच ह्यूमन पर्सन विद डिग्निटी, समथिंग विच पर्सनल लॉज हैव सो फार फेल टू डू। अगर हम पर्सनल लॉज की बात करें, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो, चाहे वो मुस्लिम शरिया लॉ हो, तो ये जो भी बिल्स अगर देखा जाए तो ये आज तक ना ही ह्यूमन पर्सन्स को प्रॉपर डिग्निटी प्रोवाइड कर पाई है, ना ही इनको प्रॉपर जो भी रेस्पेक्ट है वो दिला पाए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इसमें तो ये लोग फेल है। तो ठीक उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ह्यूमन डिग्निटी के हिसाब से अगर देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। एंड अगर मैं बोलूँ, इंडिया हैज़ यूनिक ब्लेंड ऑफ कोडिफाइड पर्सनल लॉज ऑफ हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पासिस, ये सभी के हैं, लेकिन देयर एग्जिस्ट नो यूनिफॉर्म फैमिली रिलेटेड लॉ इन ए सिंगल स्टेटेड बुक ऑफ ऑल इंडियंस विच इज एक्सेप्टेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज विच को एग्जिस्ट इन इंडिया। तो ऐसा कोई बिल ही नहीं है हम लोग के लिए। अगर फैमिली रिलेटेड लॉ हो चाहे अदर पर्सनल लॉज हो, सभी के लिए डिफरेंट है। ऐसा कोई कोडिफाइड बुक ही नहीं है इंडिया में कि हम लोग ये कह सके कि ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज आर गवर्नड बाय ए सिंगल लॉ। तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाउएवर मेजॉरिटी ऑफ देम बिलीव दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डेफिनेटली डिजायरेबल है। कुछ कम्युनिटी इसको बिलीव करते हैं, और मेजोरिटी भी जो भी हम तो उसकी मेजोरिटी है वो भी ये मतलब एग्री है इसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, वुड गो ए लॉन्ग वे स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द इंडियन नेशनहुड। द डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर ऑन इट्स टाइमिंग एंड द मैनर इन विच इट शुड बी रियलाइज। द थिंग इज दैट अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये भी एक मतलब इसका भी हमको खास तरीके से ध्यान रखना चाहिए। विदाउट डाउट मैं ये कह सकता हूँ, ये एक मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनहुड प्रमोट करेगा, ब्रदरहुड प्रमोट करेगा, ये नेशनल यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये मेजोरिटी का ही कहना है, लेकिन हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। और एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, क्या नेशनल ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो है, इसको नहीं लाने से भी काम बन सकता है क्या? हाँ, इजीली बन सकता है। कैसे? अगर मैं कहूँ तो अगर हमारे जो भी पर्सनल लॉज है, जो भी एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज है, अगर हम उसको भी अच्छी तरह से अमेंड कर लें, जैसे कि अगर हिंदू के लिए कुछ अगर है, जैसे कि मुस्लिम लॉ में पॉलीगेमी की बात की है कि आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, तो इसको अगर हम अमेंड कर ले, जो कि मेंटेनेंस क्लेम के लिए भी जो कि मेरे को राइट नहीं देते, तो इसको अगर हम अमेंडमेंट कर ले तो इसको भी सुधारा जा सकता है विदाउट यूनिफॉर्म कोड को लाए बिना। तो देखिए, चलिए आगे क्या होता है। तो आज का सेशंस यहीं पे समाप्त होता है। आपको कैसा लगा सेशंस आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप ये जो टेलीग्राम चैनल है इसमें भी जुड़ सकते हैं।